जय हिंद साथियों, आज तारीख है 14 जनवरी 2024, दिन है रविवार। तो स्टार्ट करते हैं आपका मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो बड़ी खबर निकल के आता है। ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर में न्यूज में होता है, सिर्फ वही क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं जो आपको पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर को थोड़ा सा भी जानते हैं तो मेरा क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाता होगा कि मेरा किस लेवल का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी क्वेश्चन क्या है ना, आज का क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले ये जानिए कि हाल फिलहाल में आपका कल ही का रात का न्यूज है, 92 वर्ष की आयु में प्रभा अत्रे का निधन हो गया है। इसका किस से संबंधित है, ठीक है, इसको हम लोग जान लेंगे पहली बार। ठीक है ना, क्योंकि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारा चीज मिला भारत रत्न छोड़ के। ठीक है, तो हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक का 100 साल हो गया है। इस पुस्तक को लेकर के आपका सम्मेलन हो रहा था हम लोग के कानून मंत्री द्वारा, बहुत सारा बात कहा गया है। अर्जुन मेघवाल है। ताइवान के नए राष्ट्रपति का कौन बने हैं? तो ताइवान में आपका नए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और ये आपका नए राष्ट्रपति निकल करके आए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। उसके अलावा क्या क्वेश्चन है भाई? उसके अलावा है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 21 वर्ष बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दिया है। अब लड़कियों का भी आयु क्या हो जाएगा? विवाह का 21 वर्ष होगा। अभी लड़का का तो है ही 21 वर्ष, लड़की का कितना था? 18। तो अब ऐसा करने वाला पहला राज्य हो जाएंगे। ठीक है, क्रिकेट के छोटे प्रारूप में T20 में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? यानी T20 में 150 क्या लिए हैं भैया? विकेट ले लिए हैं। ऐसा पहले करने वाले क्रिकेटर बन गए, तो इसको भी जान लेंगे। मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक व्यावहारिक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? बिल्कुल भी जानना है। मोदी जी पर्यावरण से संबंधित अपने चीजों को बताते हैं, उसके बारे में इसमें बुक में कहा गया है। चलिए आगे चलेंगे। एप्पल को पीछे छोड़ते हुए 12 जनवरी 2024 में दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गया है? ठीक है, तो एप्पल का जो तमगा था उसको आप छीन लिया है। ठीक है, तो कौन छीना है? तो इसको सारे चीज को बिल्कुल भी देखेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन का सार संग्रह है, जल्दी जल्दी करेंगे, है कि नहीं है? आप लोग धैर्य बनाइए और आराम से समझिएगा। जल्दी जल्दी बोलता है तो थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत कंप्लेंट आता है क्या बहुत जल्दी बोलता है। चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग ऐसे शुरू करते हैं। तो हाल ही में 92 वर्ष की आयु में डॉक्टर प्रभा अत्रे का पुणे में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रभा अत्रे शास्त्रीय गायिका थी। ठीक है, ये पुणे की थी और इसका निधन हो गया है। कल रात का ही हार्ट अटैक आया था और हॉस्पिटल ले जाते हुए ही इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी जानना है। और महाराष्ट्र को आजकल तो हम लोग बहुत ज्यादा महाराष्ट्र को देख रहे हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे? 27वां युवा सम्मेलन हुआ नासिक में। मुंबई में जो है आपका अटल सेतु का उद्घाटन हुआ। ठीक है, लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा सबसे बड़ा समुद्री पुल है कि नहीं है? और इसी तरह से आपका अब प्रभा अत्रे का निधन भी हो गया। ये इंपोर्टेंट क्यों है हम लोग को बताते हैं आपको। 2022 में ना पद्म विभूषण मिला था इसको, रामनाथ कोविंद इसको पद्म विभूषण दिए थे और उस टाइम ये आपका बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी, क्योंकि बहुत पुरानी रही है, बहुत कम उम्र से शास्त्रीय संगीत करती है, गायिका करती है, ठुमरी करती है, गजल करती है, ये सब चीज में अपना निपुण है। तो अभी हाल फिलहाल में और एक व्यक्ति का निधन हुआ है, राशिद खान के बारे में आपको बताया। तो वो भी शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, बदायूं नहीं कहते। ठीक है, कोलकाता में निधन हुआ था उसका, उसके 55 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा सा जानते चलना है। ठीक है, पुणे की थी, मृत्यु हो गया है। ठीक है, शास्त्रीय गायिका थी। सबसे पहली बात है, कहिएगा कि किस घराने की थी, तो ये याद रखना है किराने घराने की थी। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना। ठीक है, अभी आपका तानसेन सम्मान समारोह भी हो रहा था। 1200 से अधिक ढोलक मतलब आपका तबला बजा करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, तो उसको आपका दे भी दिया है ना। अब वहां पे तबला मतलब आपका ढोलक दिवस भी मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, है कि नहीं है? तो ये सारा चीज है। तानसेन समारोह हो रहा था ना, तो उसी तरह से जैसे ग्वालियर घराना है तो उसी तरह से किराना घराना होता है। तो इसका संबंध किस घराना से था? क्या कहिएगा? किराना घराना से। बिल्कुल भी याद रखिएगा, स्टेटमेंट में लगा देगा कि ग्वालियर घराने से संबंधित थी, इतने साल की थी, पद्मश्री मिला था, इनमें से कौन सा गलत है? तो फंस जाइएगा, है कि नहीं है? तो साल 1990 में उन्हें पद्मश्री और साल 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों सम्मान याद रखिएगा। ठीक है, 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, उसके बाद 2022 में पद्म विभूषण दिया गया था। और लास्ट टाइम तब दिया गया था ना, तो ये बहुत चर्चा में थी। ठीक है, हर तरह का स्टेज शो करती थी, देश विदेश में बहुत ज्यादा आपका एक तरह से सेलिब्रिटी थी। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका पहचान था। ठीक है ना, प्रभा अत्रे याद रखिएगा। ठीक है, शास्त्रीय गायिका। तो अभी फिलहाल 2-3 व्यक्ति का निधन हुआ है। तो ये प्रभा अत्रे कर दीजिएगा, उसके बाद राशिद खान को कर दीजिएगा, वो भी शास्त्रीय संगीत था। और MS स्वामीनाथन का निधन हुआ था हाल फिलहाल में, हम लोग के हरित क्रांति के जनक थे, चेन्नई में हुआ था, है कि नहीं है? तो ये सब चीज को बिल्कुल भी समझते चलना है। ये है आपका कौन? ये है आपका प्रभा अत्रे। ठीक है, पुणे की थी। और पुणे जानते हैं ना, महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है। सबसे बड़ा मुंबई है, उसके बाद पुणे है, फिर तीसरे नंबर में नासिक आता है। ठीक है, तो ये सब चीज को बिल्कुल भी जानते चलना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, तो द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन
एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखा था? देखिए ये तो पुस्तक का नाम आप लोग सुने होइएगा, ठीक है। हम लोग के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का ये पुस्तक था, ठीक है। जब ये कहाँ पे कहिएगा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब पढ़ाई करते थे तो उस टाइम उसका शोध था। और ये किस में सबसे पहले पीएचडी दिए थे? तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में पीएचडी दिए थे, बिल्कुल भी याद रखिएगा। और उसी का ये थीसिस था, और ये किताब लिखा गया था कब? 1923 में। तो इसका क्या हो रहा है? 100 साल पूरा हो रहा है, ठीक है। 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस पर सम्मेलन किया जा रहा है। कहाँ पे सम्मेलन हो रहा है भैया? तो दिल्ली में। देखिए ये है अर्जुन राम मेघवाल जी, हम लोग के कानून मंत्री हैं, समझ रहे हैं, कानून मंत्री हैं, ठीक है। तो कानून मंत्री हैं, इसके द्वारा संबोधन किया गया और ये चीज कहा गया कि ये किताब का जो है ये 100 वर्ष पूरा हो गया है, इसी से संबंधित ये चीजें हो रहा था। तो हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। हो सके आपको कोई भी एग्जाम में पूछ देगा किताब से संबंधित कि पहला डॉक्टरेट की उपाधि कहाँ लिए थे, तो बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। देखिए 13 जनवरी 2024 को आपको शनिवार को 10 बजे ये कहानी हुआ है। ये अर्जुन राम मेघवाल है, कानून मंत्री हैं। पहले कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, उसके स्थान पर अर्जुन राम मेघवाल अभी बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है कि नहीं है? नहीं याद रखिएगा फंस जाइएगा, ठीक है ना। तो ये कौन हो जाएंगे? बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। और क्या था? क्या कहिएगा? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए ये 2 डॉक्टरेट की उपाधि ली थे इकोनॉमिक्स में, एक ये तो ये ले लिए और दूसरा ना कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी लिए थे आपका किसमें? इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि। ये बहुत सारा उपाधि लिए थे, बहुत स्कॉलर आदमी है, तो भैया समझ ही रहे हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए। देखिए ये क्या थे? राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, राजनीतिक थे, उसके अलावा आपका विधिवेत्ता थे, उसके अलावा आपका अर्थशास्त्री थे, उसके अलावा समाज सेवक थे, ठीक है ना। तो ये बहुत सारा उपाधि है, बहुत सारा काम करते थे। ये एक 50,000 बुक इसके पास था, ये जान लीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर के पास, ठीक है। तो बिल्कुल भी हम लोग को एकदम जानते चलना है, ठीक है ना। तो इसी का शोध था और इसी शोध में बोला गया था कि कैसे जो है सोल्यूशन, रुपए है तो उसका सोल्यूशन भी है, कैसे ओरिजिन होता है, कैसे उसका जो है सोल्यूशन निकालना है। तो भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका जन्म मऊ में हुआ था। मऊ आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कब हुआ था भाई? 14 अप्रैल को, याद रखिएगा 14 अप्रैल कब कहिएगा? 1891 में, ठीक है, 1891 में। मृत्यु कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 में। कहाँ पे भैया? तो आपका ये जब मृत्यु हुआ 14 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाते हैं। और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। अभी मनाए हैं ना महापरिनिर्वाण दिवस, ठीक है। इसमें अम्बेडकर जी का जो उपलब्धि है उसी के बारे में मनाया जाता है। और ये आपका जो है इसका समाधि स्थल चैत्रा भूमि है। क्या कहिएगा? चैत्य भूमि है, ठीक है। क्या कहिएगा? चैत्य भूमि है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म मान लिए थे कब? 1951 में। याद रखिएगा 1951 में बौद्ध धर्म जब मान लिए थे। तो ये आपका ये दादर वाला क्षेत्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में चैत्य भूमि है, उसके समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था 1932 में महात्मा गांधी के बीच और अम्बेडकर के बीच। क्यों भैया? तो पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर के, क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत हुआ था जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड था। तो उसमें कितना दिया था दलितों को सीट? कितना कहिएगा? 71। और जब पूना पैक्ट हुआ था, ये होने के बाद कितना सीट आरक्षित किया गया था? 146 सीट, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। पूना पैक्ट में 71 दिया गया था, सांप्रदायिक पंचायत में फिर पूना पैक्ट हुआ था कब कहिएगा? 24 सितंबर कहिएगा, 24 सितंबर 1932 को हुआ था आपका पूना पैक्ट। और 71 सीट से 146 सीट दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारा अम्बेडकर जी को पढ़ाएंगे तो 5 घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। तो अम्बेडकर जी का क्या है ना, महान सत्याग्रह किए थे, ये भी जान लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आपका मुख्य नायक इसका पत्रिका था, वो भी निकाले थे। उसके बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। हम लोग के पहले देश के कानून मंत्री थे, कानून मंत्री पहले थे, ठीक है, कानून मंत्री थे। ये भी बात बिल्कुल भी याद रखिएगा, है कि नहीं है। तो ये सारा चीज अम्बेडकर जी के नाम पे है। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, आपका जो हम लोग का ड्राफ्टिंग संविधान बना था, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे, है कि नहीं है। तो बी आर अम्बेडकर का यही वाला पुस्तक है। इस पुस्तक को बिल्कुल भी जानते चलिएगा। 100 वर्ष इसका पूरा हो गया है और ये सम्मेलन आयोजित हो रहा था कहाँ पे? दिल्ली में हो रहा था, ठीक है। चले आगे बढ़े। ज्यादा अगर स्पीड में बोल रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चले। अब आइए ताइवान। क्या है? ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? देखिए ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए, इसको बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले आपको ताइवान दिखाते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। ताइवान कहाँ है भाई? ताइवान देखिए, ताइवान देखिए। चलिए ताइवान लेके अभी हम लोग ताइवान आ गए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं? ताइवान है। ताइवान का राजधानी ताइपे है। यहाँ पे ताइवानी डॉलर चलता है, बिल्कुल भी ये समझ जाइएगा। यहाँ पे हुआ था इलेक्शन। जब यहाँ इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा यहाँ टालते हैं, ठीक है। ये जो है ना आपका जो है ये जो है ना साई इंगवेन पहले यहाँ के राष्ट्रपति थे, ठीक है। वो 2 टर्म राष्ट्रपति थे। और यहाँ का जब ताइवान का क्या है ना रूल कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। और ये जो बंदा जो बना है विलियम, ठीक है, तो ये क्या है? पहले उपराष्ट्रपति था। क्या कहिएगा? उपराष्ट्रपति था। अब वो क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। पहले कौन थे? साई इंगवेन थे, ठीक है। साई इंगवेन को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये 2 कार्यकाल की हो गई थी। और यहाँ पे प्रत्येक 4 वर्ष में आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है। समझ गए बात? प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। 2 बार साई इंगवेन बन गई थी, उसी का उत्तराधिकारी है इसका विलियम। पहले उपराष्ट्रपति था, अब ये राष्ट्रपति बनने वाला है। तो चलिए आइए ताइवान, क्योंकि ताइवान तो एक आइलैंड की तरह दिखता है, द्वीप है,
मेन इसी को लेकर लड़ाई है। तो ताइवान के थोड़ा सा इतिहास को जान लेंगे, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि ताइवान आया कहाँ से। क्योंकि हर दिन आप न्यूज पेपर में सुनते होगा ताइवान कि चाइना अब तीसरा तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, चाइना जो है ताइवान पे क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। क्यों अटैक करेगा भाई, आज इस अटैक को क्लियर कीजिए, ठीक है। जब तक अटैक को क्लियर कीजिएगा तो फिर न्यूज़पेपर में मैटर पढ़िएगा ना, समझ में आएगा कि हाँ ये हुआ, ठीक है। देखिए ये पहला ना, ये पूरा चाइना एक ही भूमि हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पे किस राजवंश का शासन हुआ करता था, तो मिंग राजवंश। ये कब की बात बता रहे हैं हम, चलिए 1600 में, अभी 1600 में जा रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जल्दी हम 1900 में आ जाएंगे, ठीक है। तो 1600 में मिंग राजवंश यहाँ पे शासन करता था। मिंग राजवंश को हटाया कौन, किंग राजवंश, ठीक है। क्या कहिएगा, किंग राजवंश हरा दिया। कब हराइए भैया, तो क्या कहिएगा, ये 1600 के करीब करीब इसको हरा दिया, यानी 1625-30 मानिए ना, 1630-32 मानिए, ठीक है, हरा दिया। ये शासन करने लगा, ये शासन अच्छा खासा समय में किया। 1632 से शासन शुरू करने लगा, लगभग 200 साल शासन करने के बाद जब पुनर्जागरण हुआ तो सारे यूरोपियन जितने भी देश थे सारे लोग अलग अलग जगह जाने लगे। तो ये वाला एरिया में जो पूरा आपका चाइना का जो भूभाग है, इस वाले एरिया में आपके नीदरलैंड के लोग आने लगे। कौन, नीदरलैंड, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं, पहले डच कंपनी हॉलैंड हुआ करता था, आज नीदरलैंड है। तो यहाँ आए और यहाँ पे आके पूरा शांति भंग कर दिया और इसका शासन प्रशासन कुछ अच्छा चल नहीं रहा था। तो लोग को क्या हो गया, विदेशी ताकत को यहाँ पे अपना घर बनाने का जगह मिल गया, ठीक है। तो याद रखिएगा नीदरलैंड की कंपनी गई थी, डच कंपनी जिसको बोलता है। और इसी बीच में जापान उस टाइम बहुत पावरफुल हुआ करता था। जापान एकदम बगल में है, यहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है, छोटा सा है। इधर आ जाइए, पहले देख ही लीजिए कि जापान कहाँ है, ठीक है, क्योंकि जापान के बिना कहानी अधूरा है, क्योंकि मेन सब काम खेल गड़बड़ जापान ने किया है, ठीक है। तो आइए थोड़ा जापान को देखना, ठीक है ना। ये है जापान आपका, ये कहाँ है जापान भाई, क्या हो गया भाई, देखिए आपको हम दिखाते हैं जापान को, देखिए अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये है आपका, कहाँ गए भाई, देखिए ये है आपका ताइवान, छोटा सा है, चाइना से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पे। कितना कहिएगा, 160 किलोमीटर की दूरी पे। चाइना से कितना किलोमीटर की दूरी पे, 160 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। कितना दूरी है भैया इसका, 160 किलोमीटर है, ये ताइवान है। और ये वाला जो देख रहे हैं आप, इधर इधर कहाँ भाई गए भाई, हाँ ठीक, तो हाँ सही तो है। ये वाला मैप हमारा कहाँ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये ताइवान है, ये जापान है, ठीक है। ये उत्तर कोरिया है, ये दक्षिण कोरिया, ठीक है, समझते चलिएगा, समझ गए, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये देखिए ये है ताइवान और यहाँ पे है जापान। तो हुआ क्या ना कि जापान जो है ना, जापान क्या किया, यहाँ पे जब विदेशी लोग आने लगे, आपका हॉलैंड कंपनी चला गया वहां पे, है कि नहीं है, वहां पे किंग राजवंश सही कुछ खास चल नहीं पा रहा था। तो चावन पहला चीन जापान युद्ध हुआ था, ये तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। चीन जापान युद्ध हुआ कब भैया, तो 1894-95 में हुआ। और यहाँ पे अपना क्या कर लिया, शासन कर लिया, कहाँ पे, ये वाला पूरे चाइना में। और ये भी क्षेत्र उसी का हो गया, है कि नहीं है, हो गया। जब यहाँ पे ये लोग अटैक कर लिया, जापान यहाँ पे पूरा भूमि को मतलब यहाँ पे अपना प्रभुत्व कर लिया, तो यहाँ पे जो होता है ना राष्ट्रीयता की भावना निकल के आती है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा चाइना में ही जो है एक आपका संगठन बना, जिसको हम लोग कोमितांग पार्टी कहते हैं, जिसका अगुवाई कर रहा था सन यात सेन, ठीक है। ज्यादा बोर नहीं होइएगा, हम आपको लेके चलते हैं जल्दी में, ठीक है। सन यात सेन, तो सन यात सेन का पार्टी क्या हो गया, क्या कहिएगा, कोमितांग पार्टी। और ये कब चला, चीनी क्रांति 1911 में, ठीक है। तो 1911 में इधर यहाँ से सब कुछ निकला, ये लोग अपना सोचा कि हम लोग रिपब्लिक, और ये पूरा चाइना में अपने का अधिकार होगा, ठीक है, जिसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना होगा, ठीक है ना। मगर सन यात सेन और वहां पे उसका आंतरिक चीजें चलता रहा, अभी कुछ खास नहीं हो पाया, थोड़ा सा होते ही होते होते 1925 में सन यात सेन का मृत्यु हो जाता है। और सन यात सेन का उत्तराधिकारी निकल के कौन आता है, तो काई चांग शेक, ठीक है। तो चांग काई शेक को भी याद रखिएगा, चांग काई शेक निकल के आता है, क्या इसका मेन यहीं से बात समझिएगा, चांग काई शेक निकल के आता है इसका उत्तराधिकारी। और 1925 की बात कर रहे हैं, 1925 में किसका, सन यात सेन का मृत्यु हो जाता है, कोमितांग पार्टी वाले, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल चाइना पार्टी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और 1925 में आपका यहाँ पे जो है रूस देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका कौन बोल्शेविक क्रांति हुआ था, किसके, लेनिन के नेतृत्व में। और यहीं से आपका निकल के आता कम्युनिस्ट विचारधारा, और उसी कम्युनिस्ट विचारधारा को इधर लेके आने वाले थे माओ जेडांग। कौन कहिएगा, माओ जेडांग, ठीक है। तो माओ जेडांग और कौन, ये आपका चांग काई शेक के बीच बनता नहीं था, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, हम आपको यहाँ पे खास। तो कौन कौन हो गया, माओ जेडांग हो गए, आइए यहाँ पे कौन हो गए, माओ जेडांग हो गए, ठीक है, माओ जेडांग। और यहाँ पे चांग काई शेक, ठीक है। ये आपका सन यात सेन का नेतृत्व करता था, और ये किसका नेतृत्व करता था, तो क्या कहिए, कम्युनिस्ट पार्टी का, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा 1917 में निकल के आग दिखाता था। ये दोनों के बीच में बन नहीं रहा था। जैसे ही सन यात सेन का 1925 में मृत्यु हुआ, तो इन दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया, ठीक है। टकराव शुरू होने के उपरांत यह हुआ, चांग काई शेक और उसके बीच
चाइना में अच्छा खासा गृह युद्ध शुरू 1926 से आपका यहाँ पे गृह युद्ध शुरू, हम लोग पता ना चाइना में गृह युद्ध तो 1925 से ही 1926 से ही जो है यहाँ पे क्या कर आपका चाइना में गृह युद्ध शुरू हो गया। जब गृह युद्ध शुरू हो गया तो फिर जापान को मौका मिला कि चलो फिर मौका है, फिर अटैक कर दो। दूसरा फिर आपका चीन जापान युद्ध होता है, तो फिर जापान कब इसमें अटैक कर देता है तो 1937 में फिर किस पे कर देता है हमला, किस पे, चाइना पे। ठीक है, जब 1937 में हमला कर देते हैं, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर अभी आपको बताएंगे। अब ये दोनों पार्टी मिलकर यानी चांग काई शेक का पार्टी और ये माओ जेडांग की पार्टी, ये कम्युनिस्ट विचारधारा है और ये क्या बोलता है, रिपब्लिक की बात करता है, गणतंत्र की बात करता है। कौन, चांग काई शेक। ठीक है, और दोनों मिल करके फिर जापान से 1937 में फिर लड़ा कि नहीं हम लोग के यहाँ पे बाहरी आक्रमण हो गया तो हम लोग को आगे निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो चाइना में जापान, अब इन लोग दोनों मिलकर के उससे डिफेंड करना है। मगर फाइनली क्या हुआ 1945 में जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर जब परमाणु बम गिरा दिया गया तो ये बुरी तरीके से ऐसे ही कहानी इसका खत्म हो गया, हैंड्स अप हो गया कि भैया आपको कुछ रहा नहीं। जापान उस समय बहुत पावरफुल हुआ करता था, तो जापान ऐसे ही खत्म हो गया। फिर यहाँ पे इन लोग के पास 1945 से फिर गृह युद्ध यहाँ पे शुरू हो जाता है। कहाँ पे, क्या कहिएगा, चाइना में। किसके बीच, किसके, माओ जेडांग के बीच और चांग काई शेक के बीच। ठीक है, तो इसका ये लोग मिलकर के क्या किया, चाइना कम्युनिस्ट, क्या कहिएगा, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी बनाया। ठीक है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी बनाया और ये बंदा जो है ना इसको बोला कि आप इसमें विलय कर देंगे। मगर ये चांग काई शेक ये गणतंत्र की बात करता था कि नहीं हम गणतंत्र विचारधारा लाएंगे, यहाँ पे कोई भी कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं चलेगा। तो फिर इन लोग दोनों के बीच खूब लड़ाई हुआ और 1949 में फाइनली ये क्या कर दिया, यहाँ से निकल गए। 1949 में ये आपका जिसको बता रहे हैं चांग काई शेक यहाँ से निकल करके कहाँ चले गए, यही ताइवान में चले गए। जो ताइवान आपको बता रहे थे ये ताइवान में ये यहाँ से भाग गए, क्योंकि ये कम्युनिस्ट विचारधारा यहाँ पे फैल गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, तो ये यहाँ से भाग करके यहाँ पे आ गए अपना पार्टी, और यहाँ पे जिस पार्टी का नेतृत्व किया उसी का पार्टी हुआ, क्या कहिएगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या कहिएगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यहाँ पे जो पार्टी आपका जो कम्युनिस्ट चाइना पार्टी था वो चाइना पार्टी क्या बन गया, तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। ठीक है, और इसी पार्टी के नेतृत्व में कौन आ गया, तो क्या कहिएगा, माओ त्से-तुंग आ गए। जो माओ जेडांग का उत्तराधिकारी हुए कौन, माओ त्से-तुंग, जो आपका कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। और ये जो चांग काई शेक यहाँ से निकल के जो रिपब्लिक ऑफ चाइना का बात कर रहा था, यहाँ पे आपका क्या कर दिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्थापना किया और यहीं पे आके रहने लगे। इसी बीच में ये जो है ना, ये जो आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात कर रहा है, यानी आपका कम्युनिस्ट चाइना पार्टी, ये बोला कि ना ये पूरा भूभाग हमारा है। क्योंकि पहले आपको मिंग राजवंश हो या किंग राजवंश हो या फिर जापान हो, जो भी शासन किया था ये पूरे क्षेत्र में किया था। जब हम जीत लिए सारा चीज हमारा, तो ये भी तो हमारा ही हुआ, तो ये अलग कहां से हुआ। ठीक है, तो जब यहाँ पे ना आपका दोनों पार्टी किसके बीच, क्या कहिएगा, ये माओ जेडांग के बीच और चांग काई शेक के बीच जब बात हो रहा था, तो अमेरिका हमेशा से ये रिपब्लिक की बात करता है। क्योंकि जानते हैं ना, आपको कल भी बताए थे कि अमेरिका कहीं पे भी आपका कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलने नहीं दे रहा था और कम्युनिस्ट विचारधारा को रोक रहा था। यहाँ पे कौन, चांग काई शेक। तो चांग काई शेक को हमेशा अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, तो वही रूल अभी भी फॉलो हो रहा है। देखिएगा, जब भी इसको मारने की बात करता है चाइना ताइवान को, तो अमेरिका धड़ से आ जाता है। ठीक है, कि नहीं मारना है, समझ रहे हैं। तो 1925-26 से ही सपोर्ट में। फिर 1971 में थोड़ा सा चाइना का और अमेरिका का रिश्ता थोड़ा सा बढ़िया हुआ। ठीक है, तो बहुत सारा उसमें संधि हुआ। उस संधि में फिर अमेरिका को कहा कि आप वन चाइना पॉलिसी के मानिए। वन चाइना पब्लिक का मतलब क्या है, आपका क्या कहिएगा, यहाँ पे आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या कहिएगा, पीपल्स रिपब्लिक, पीआरसी। ठीक है, पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में ये पूरा एरिया जो आपका मिंग वंश चेंग वंश जहां पर शासन किया था वो पूरा क्षेत्र, और वही मिंग वंश चेंग वंश के समय में दक्षिण चीन सागर किसका था, आपका चाइना का था। इसी वजह से चाइना बोलता है कि दक्षिण चीन सागर हमारा है, और दक्षिण चीन सागर को लेकर के हमेशा विवाद रहता है। तो मेरे हिसाब से पूरा विवाद का कहानी समझ गए हैं कि विवाद है कहां पे। ठीक है, और ये विचारधारा, मेन लड़ाई था इसी विचारधारा का, और इसी विचारधारा को लेकर के जो आगे निकल करके यहाँ पे लेकर के जो आ गए कौन, तो ये आपका चांग काई शेक। ठीक है, तो चांग काई शेक का जो उत्तराधिकारी हुआ तो वही लोग कुमिंतांग पार्टी। कल भी आपका कुमिंतांग पार्टी आपका इलेक्शन लड़ रहा था और उसको 3rd नंबर पे आया है वो। ठीक है, तो वो लोग कहाँ है, तो यहीं पे है। ठीक है, उसी का उत्तराधिकारी बन करके आपको कहता है कि हम लोग का जो है ताइवान एक अलग देश होना चाहिए, और अमेरिका इसी वजह से सपोर्ट करता है। मेरे हिसाब से सारा कहानी हम आपको समझा दिए। अगर नहीं समझे हैं तो फिर दूसरा दिन हम आपको बता देंगे। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट में इतना जल्दी इतना सारा चीज बताना शायद संभव हो पाता है। ठीक है, तो ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए, तो विलियम लाई चुने गए। ठीक है, समझ गया मेरे हिसाब से, ये विलियम लाई है। और ये किसका उत्तराधिकारी होगा, तो क्या कहिएगा, साई एन-वेन का। ठीक है ना, और टिएनवेन जे जो है ये दूसरे नंबर पे आया है, 43% वोट लेके आया है। ठीक है, और अब फाइनली ये जो है ना बहुत राष्ट्रवादी लोग माना जाता है और अमेरिका समर्थित माना जाता है। विलियम लाई डॉक्टर भी है और इससे पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सॉलिड आदमी है, क्योंकि साई एन-वेन का बहुत पक्का समर्थक माना जाता है, मतलब उसका उत्तराधिकारी माना जाता है। तो बिल्कुल भी याद रखना है। तो ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन है, सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो इसका पार्टी का नाम भी याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है। ठीक है, उसके उम्मीदवार
पिंग मतलब जिसका नाम क्या है, चिंग लाई चेंग, ठीक है, क्या कहिएगा, लाई चेंग थे, उसी का नाम क्या है, विलियम लाई, ठीक है ना। तो लाई चेंग थे कहिए या विलियम लाई कहिए, उसी को जो है राष्ट्रपति बनना है, ठीक है। जीत हासिल किया है, साई एनवेन की जगह वही लेंगे, ठीक है। कितना परसेंट बढ़ रहा है, 43% बढ़ रहा है। हमको लगता है कि चीन को समझ गए हैं, वहीं पे आपका 9 डैश लाइन है, वही आपको बोले ना कि बस समझ जाइएगा कि चीन मिंग वंश से कहानी समझिएगा ना 1600 से, तो बिल्कुल भी समझ जाइएगा कि हुआ यहाँ पे क्या था, ठीक है। वही कहानी है, उसी कहानी को लेकर के यहाँ पे आपका लफड़ा चलता है। मेरे हिसाब से समझ गए है ना, नहीं समझ गया तो चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है, ठीक है। तो शी जिनपिंग बोल रहा है कि नहीं, ये पूरा एरिया हम लोग का, फालतू तुम लोग को जो है हवा देकर के रखा है, और ये हवा आज से नहीं दिया जा रहा है, 1925 से दिया जा रहा है, चांग का शेक के समय से ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो बीच में इन लोग का रिश्ता अच्छा हुआ ना अमेरिका का और चीन का, तो थोड़ा सा चीजें ठीक था, फिर रिश्ता खराब हो गया है, तो फिर देखिए हवा दे रहा है, क्योंकि कहीं से भी नहीं चाह रहा है अमेरिका कि कम्युनिस्ट विचारधारा आगे निकले, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष करने की प्रस्तावना को स्वीकृति दे दिया है। देखिए 21 वर्ष करने की प्रस्ताव को खाने का मतलब ये हुआ कि अब लड़कियों का जो आयु है ना, जो 18 वर्ष रखा गया है, ठीक है। 18 वर्ष तो जानते ही हैं, लड़कियों का शादी का आयु 18 वर्ष और लड़का का 21 वर्ष है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, बहुत आदमी का मानना है कि जहां पे समानता की बात करते हैं तो लड़की अपने आप को समानता नहीं महसूस करती है, क्योंकि भैया आप 21 वर्ष में शादी कीजिएगा, हमको 18 वर्ष में शादी कर दीजिएगा, तो बहुत बार प्रेडिक्शन भी हुआ। और 15 अगस्त 1920, हाँ 1920 का बोल 15 अगस्त 2020 में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किला से जो है अपना संबोधन भी किए थे कि हम लड़कियों का विवाह का आयु क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, 18 वर्ष से 21 वर्ष करेंगे। कब बोला था, 2020 में। फिर ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट में आपका एक याचिका भी आया था कि लड़कियों का क्या करना चाहिए भैया, लड़कियों का आपका जो है विवाह का आयु बढ़ना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे भैया, ये कानून बनाने का काम है, ये विधायक का काम है, जाइए विधायक ही करेगा, जो भी करेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइनली अब निकल करके क्या है, हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, आपको पता होना चाहिए, उत्तर में है, ठीक है, जहां से हम लोग क्या बोलते हैं रोहतांग दर्रा, वही रोहतांग दर्रा आपका वहीं पे है, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश में वहां का मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ठीक है। और वहां पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या कर दिया, उसके मंत्रिमंडल ने एक फैसला लिया है कि अब लड़कियों का आयु 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से बढ़ के 21 वर्ष होना चाहिए। लड़की अपने आप में इंफीरियर महसूस करती है, समानता की बात कर रहे हैं तो शादी में भी समानता होना चाहिए, ठीक है। इसको लेकर के आपने वहां से कानून पास कर दिया है, और अब जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति का जैसे स्वीकृति मिल जाता है तो लड़की और लड़का का आयु को 21 वर्ष शादी के लिए करने वाला देश का पहला स्टेट हो जाएगा, कौन, हिमाचल प्रदेश। इसीलिए VVI इंपोर्टेंट है, ठीक है, समझ गया ना मेरी बात को, VVI इंपोर्टेंट इसी वजह से। तो इसको आप एकदम गोल घेरा कर लीजिएगा कि लड़कियों के शादी को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष उम्र करने का प्रस्ताव किस सरकार का रखा, मतलब पास भी हो गया, राष्ट्रपति के पास जाएगा, करने वाला कौन हो गया, तो हिमाचल प्रदेश। समझ गए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है। किसका राज यहाँ पे सरकार चल रहा है, तो कांग्रेस का चल रहा है, ठीक है। तो बैठक में लिए गए निर्णय में स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। कानून बनने के बाद हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य हो जाएगा होगा जहां लड़कियों की विवाह का न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी, ठीक है। तो विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने वाला पहला हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जान के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए क्रिकेट के छोटे प्रारूप T20 में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए अभी पाकिस्तान के साथ चल रहा था खेल, किसका, न्यूजीलैंड का, ठीक है। न्यूजीलैंड की एक जगह ऑकलैंड, वहीं पे हो रहा था और पाकिस्तान हार भी गया, और उसी में निकल करके आया कब का टीम सऊदी, ठीक है। टीम सऊदी क्या कर लिए भैया, 151 विकेट ले लिए हैं, ये हल्के में नहीं लीजिएगा, 118, और ये रिकॉर्ड बना लिए, इतिहास में दर्ज दिए, ठीक है। इससे पहले जो है ना कोई इतना विकेट नहीं लिए थे, ठीक है। तो कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड टीम के हैं, टीम सऊदी है, और कितना 118 मैच में 151 विकेट इसका हो चुका है, और तीनों प्रारूप में 150 से अधिक विकेट लेने वाले भी आपका टीम सऊदी ही है, ठीक है। दूसरे नंबर में साकिब उल हसन है, तीसरे नंबर में राशिद खान है, ये कहाँ बांग्लादेश के हैं, और ये कहाँ पे अफगानिस्तान के हैं, ठीक है। और मोहम्मद शमी तो अपना देश के हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझिएगा। तो पहले नंबर में कौन हो जाएंगे, आपका टीम सऊदी। आपको पूछ सकता है T20 फॉर्मेट में आपका 150 लेने वाले, वनडे में भी और टेस्ट में भी, ये तीनों में भी आपका टीम सऊदी हो गया, ठीक है। तो T20 प्रारूप में न्यूजीलैंड के टीम को सऊदी 118 मैच में 151 विकेट लेकर इतिहास रख दिया है। टीम सऊदी तीनों प्रारूप में 150 से अधिक विकेट लेने से पहले गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। तो समझ गया मेरे हिसाब से, ये आपका ऑकलैंड में खेल हो रहा था और पाकिस्तान के साथ हो रहा था, फाइनली पाकिस्तान को जो है हरा दिया, ठीक है। चले 118 याद रखिएगा, 118 मैच में 151 उसका हो गया। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक व्यावहारिक पुस्तक का अनावरण किसने किया। देखिए मोदी जी का ना ये एनर्जाइजिंग ए क्या बोल रहा है, एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक एक पुस्तक है, ठीक है। इसको कई लोगों के द्वारा इसको संकलन किया गया। देखिए कोई राइटर नहीं है, मोदी जी के द्वारा जो भी पर्यावरण के लिए जो पहल चलाया जा रहा है, जानते ना, लाइफ चलाया था कहाँ पे भैया, आपका COP27 में, फिर आपका COP26 में, ठीक है, फिर आपका क्या
आपका कार्बन क्रेडिट चला रहा है, बहुत सारा योजना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है तो सारा चीज प्रधानमंत्री का ही दायित्व बनता है कि नहीं है कि कैसे चीज को एग्जीक्यूट करना चाहिए, और उसको करने वाले हम लोग हैं कि नहीं। तो ये सारे चीज उसी पुस्तक में एक साथ मिलकर के संकलित किया गया है विवेक देबरॉय के द्वारा, ठीक है। 2-3 लोग हैं, अनिर्बाण गांगुली है, विवेक देबरॉय है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपका पंचानंदा है, ठीक है, इन लोग के द्वारा संकलित किया गया है, और इसका अनावरण किया गया है हम लोग का, कौन कहिएगा, जलवायु भूपेंद्र यादव, आपका जो है वन एवं जलवायु मंत्री है, ठीक है ना, भूपेंद्र यादव द्वारा अनावरण किया गया। तो ये बिल्कुल भी हम लोग को याद रखना है, किसको कहिएगा, भूपेंद्र यादव, ठीक है, ये अनावरण किया गया है। मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक। देखिए अभी बहुत सारा पुस्तक आपका आ रहा है, एक दो तो किताब बिल्कुल भी याद रखिएगा, एम नरवणे यानी मुकुल मुकुंद है ना, नरवणे का एक पुस्तक था, ठीक है, 4 स्टार द डेस्टिनी, ठीक है, 4 द डेस्टिनी, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। अभी अजय शंकर के बुक के बारे में बताए थे, ठीक है, अपना भारत का क्रिया आया था, ठीक है ना, तो ये सब बुक बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पूछ देगा, खास के ये जो है एम नरवणे का जो है यही ना है था, ठीक है, तो मुकुल मुकुंद का जो है बिल्कुल भी वो बुक याद रखिएगा, 4 स्टार है ना, 4 स्टार फॉर द डेस्टिनी, ठीक है ना, तो वो बुक आपको कहीं भी पूछ लेगा, क्योंकि बहुत विभाग में बुक आपका घिरा हुआ था। और आपको अभी एक बुक बताए थे हम, किसका बताए थे, अपना एस सोमनाथ का जो इसरो के अध्यक्ष है, ठीक है, वो भी बुक आपका जो है बहुत ज्यादा विवाद में था। तो ये सब जो भी बुक बताते हैं ना, तो थोड़ा सा एक लिस्ट बना लीजिए, उसको एक साइड में लिख कर कभी काल देखते रहिएगा, तो फिर कभी भूलिएगा नहीं, कहीं मिलान करने के लिए पूछ देगा, और ये सब बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या है ना, पुस्तक का विषय टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल है ना, भविष्य के लिए प्रधानमंत्री की दृष्टिकोण। इस पुस्तक को भारत के हरित पहल के व्यापक विश्लेषण के आधार पर पंचानंदा, विवेक देबरॉय, अनिर्बाण गांगुली है, ये लोग, ठीक है ना, मिलकर के ये चीज को एक जगह कलेक्ट किए हैं, और इसका अनावरण किया गया भूपेंद्र यादव। ये कौन है ना, हम लोग का जलवायु वन मंत्री है, ठीक है ना, भूपेंद्र यादव जी, तो इसको भी याद रखिएगा। चले आगे बढ़ता है, अगला चलते हैं। एप्पल को पीछे छोड़ते हुए 12 जनवरी 2024 में दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गए थे? देखिए एप्पल एक कंपनी है, जानता है ना, एप्पल कंपनी है, इसको बनाया था कौन भैया, ये 1975-76 में बन के निकल के आता है, ठीक है, अमेरिका में बहुत छोटे से जगह पे निकला, और उसी तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट भी वही अमेरिका ही का कंपनी है, ठीक है, और निकलते निकलते फाइनली बहुत बड़ा मूल्यवान ब्रांड हो गया, ठीक है ना। 2021 से लेके अब तक यानी 11 जनवरी तक ये सबसे आपका मतलब वैल्यूएबल ब्रांड माना जाता था, कि एप्पल का सबसे ज्यादा उसका जो है आपका मार्केट वैल्यू था, ठीक है ना, और अभी इसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, इसका 2.87 कितना कहिएगा, 2.875 आपका किसका, माइक्रोसॉफ्ट का, जो आपका इसका सीईओ कौन है, सत्य नाडेला है, और उसके संस्थापक कौन है, बिल गेट्स है, तो इसका कितना हो गया, इतना हो गया है, और उसको एप्पल को पछाड़ करके माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 में आपका आ गया है। तो मार्केट वैल्यू पे ही सारा चीज होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का भी मार्केट वैल्यू कितना है, वैल्यूएशन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, वो बड़ा तक बढ़ा क्यों बताते हैं, एक एआई टूल आता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको जेनरेटिव हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं, ठीक है, जिसको ओपन एआई का देखते हैं ना, ओपन एआई का चैट जीपीटी में भी इसका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो इसी में अब आगे के समय में तो एआई तो आ ही रहा है, तो अब जेनरेटिव एआई में भी लोग अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो इससे इसका थोड़ा सा शेयर में क्या हुआ है, उछाल आया, तो एप्पल को नीचे छोड़ दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अच्छे खासे दिन से कुछ नया कर नहीं रहा था। अब जेनरेटिव एआई लेके आ रहा है, तो अब आने वाले समय में तो एआई का ही सब कुछ है, भविष्य का अगर प्रौद्योगिकी कहिएगा तो एआई है, एआई को अगर साइड कर दीजिए तो सब खत्म है कि नहीं है, तो एआई हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जेनरेटिव एआई को भी समझिएगा, जीएआई, जैसे हम लोग ओपन एआई पढ़ते हैं ना, तो अब जीएआई आपका कौन लेके आया है, वही लेके आया, माइक्रोसॉफ्ट लेके आया, और इसी से उसका शेयर में उछाल मारा है, और कितना मारा है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं मारा है, थोड़ा मारा है, 2.875 इसका ट्रिलियन डॉलर है, और एप्पल का कितना है, 2.871 है, ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है ना। तो टिम कुक इसके क्या है भैया, इसके जो है सीईओ है, और इसके सीईओ सत्य नाडेला है माइक्रोसॉफ्ट के, है कि नहीं है, तो नंबर 1 आपका मूल्यवान माइक्रोसॉफ्ट बन गया, किसको उठा करके, तो क्या कहिएगा, एप्पल को हटा के, ठीक है ना। तो एप्पल दूसरे नंबर पे आ गया, सऊदी अरब को भी ये टॉप 5 में सबसे बड़ा कंपनी रहता है, मतलब सबसे मूल्यवान ब्रांड में, ठीक है। तो क्या कहिएगा, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे नंबर में आपका एप्पल, फिर सऊदी अरब को अल्फाबेट, अमेजन, ठीक है, ये सब टॉप 5 में रहता है। तो टॉप 5 में अगर आपको पूछ देगा तो आप ये भी लगा सकते हैं जो दिए हैं, मगर सब नंबर 1 में कौन आ गए आपका, क्या कहिएगा, माइक्रोसॉफ्ट आ गए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ना, ये 2021 के बाद, ये बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं था, ये बहुत दिन बाद है। ये ताइवान तो आपको उसको हम दिखाई दिए थे, ठीक है ना। ये देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में आपका ये चीज जो है आपका शादी का क्या हो गया है, हिमाचल प्रदेश के ये सुखविंदर सिंह सक्कू है, 21 साल कर देंगे, इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही है आपका टीम सऊदी, जो आपके किए हैं क्या, 150 से अधिक ले लिए हैं। और ये मोदी जी का जो बुक है, ठीक है, इंचार्जिंग, बिल्कुल भी ये बुक को देखकर बिल्कुल भी ध्यान दे दीजिएगा। और ये है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, साल 2021 से पहली बार एप्पल माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ दिया है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल भी, इसका सीईओ तो याद रखेगा, ठीक है, सीईओ इसको याद रखेगा, सत्य नाडेला है, इसके संस्थापक कौन थे, बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स जानते हैं, बहुत सारा फाउंडर भी चलता है, ठीक है ना। तो
बहुत ज्यादा पैसा डोनेट करते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ज्यादा हम लंबा नहीं, देखिए कितना जल्दी जल्दी बताइएगा, तैयो लेट लग ही जाता है कि नहीं है। और आप लोग 10 मिनट में करंट खोजते हैं, तो 10 मिनट में करंट नहीं होता है भाई, एक एक लाइन करके याद करोगे तो 2 मिनट का खेल है, हम 2 मिनट में सब पढ़ा देंगे। करते हैं ना शुरुआत में जो बताते हैं, आंसर भी बता देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, भूल जाइएगा, क्योंकि वहां से थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको एप्पल हम बता रहे हैं, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि आपको ये तो पूछ लेगा, इसका मार्केट कैप पूछ देगा, मार्केट वैल्यूएशन पूछ देगा, ठीक है, कि क्या था नहीं था, कब स्थापना हुआ था, इसका सीईओ कौन है, ये तो छोटा मोटा, जैसा भी आप ताइवान के बारे में पता है आपको, क्या मिंग मत चिंग मत ताइवान, पहला चीनी क्रांति, दूसरा चीनी क्रांति, कुछ भी पूछ देगा। दूसरा जो दूसरा चीन जापान युद्ध आपको पता है ना कि ये कितना बताए थे, 1937 में, 1937 में कितने जगह पूछा है कि दूसरा चीन जापान युद्ध कब हुआ था, क्योंकि इसी युद्ध के बाद चाइना को अपने एक जगह ले लिया और दोनों पार्टी एक साथ मिलकर के लड़ा था चाइना में। चाइना के गृह युद्ध को खत्म करने का रूल इसका भी बहुत माना जाता है। जैसे ही फिर जापान हार जाता है, फिर आपका आ जाता है कौन, उन लोग के बीच गृह युद्ध, ठीक है। तो बहुत बार पूछा, बहुत एग्जाम में पूछा है, ठीक है। चाइना और जापान का पहला युद्ध भी पूछा है बहुत बार आपको, 1894-95 में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा थोड़ा है कि बस वही पूछेगा, कहीं से भी पूछ सकता है। तो पढ़िए ऐसा कि सारा चीज आपके पास हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं पढ़िए एक लाइन, समय बर्बाद कर रहे हैं, मत कीजिए समय बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है। समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। समय बर्बाद कीजिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। तो चीजों को आदमी सुनता है, देखता है, पढ़ता है, तो आपका रिवीजन भी होगा, चीज से समझ में भी आएगा। अभी आपको हम चाइना सी बताया, वहां पे 9-9 बताए, स्प्रेटली द्वीप बताए, ताइवान बताए, चीन जापान, तो बहुत सारा चीज आपको एक साथ मिलकर डेली अगर इस तरह का आप रिवीजन करते हैं तो आपका तैयारी कितना सनशाइनिंग हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग कल, यानी 15 जनवरी 2024।